हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये न्यूज़ आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। आप लोगों ने रामसर साइट के बारे में सुना होगा। और रामसर साइट बच्चे, रामसर एक जगह है जो कि ईरान में है, ठीक है, ईरान में है। 1971 में ईरान की इस शहर में रामसर में जो है आपका एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में ये डिसाइड किया गया था कि जितनी भी आर्द्र भूमियाँ हैं उनको बचाने के लिए जो है कोई ना कोई कदम उठाना है। तो उसके तहत क्या किया जाता है कि अलग अलग देशों में जो इस तरीके की आर्द्र भूमियाँ हैं, जो आपकी वेटलैंड्स है, उनको पहले लिस्ट किया जाता है और उसके बाद जो है उसको बचाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे ये आपके रामसर साइट से रिलेटेड आपका न्यूज़ है। अभी भारत में आपको पूछा जाएगा टोटल कितनी रामसर साइट हैं। तो भारत में देखिए, भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या हो गई है 91, जो कि एशिया में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 91 रामसर साइट जो है भारत में है। अभी रिसेंटली जो है विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि इस बार जो है आपका कल ही मनाया गया है, 5 जून को जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन जो है विश्व पर्यावरण दिवस के दिन पे आपका राजस्थान के फालोदी स्थित खींचन और उदयपुर के मैनार, ठीक है, खींचन और मैनार, इन दोनों को आपका रामसर स्थलों में शामिल किया गया। दोनों ही जो आपके साइट है वो राजस्थान की है, इसे याद रखिएगा। मैनार की बात करते हो तो मैनार को बर्ड विलेज के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। खींचन की अगर हम बात करेंगे तो जो खींचर आर्द्र भूमि है इसको जाना जाता है आपका डेमोइसेल क्रेन्स के माइग्रेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपका विदेशी पक्षी आता है माइग्रेट करके, इसका नाम है आपका डेमोइसेल क्रेन्स, इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है आपका खींचन, ठीक है। तो खींचन और मैनार ये दोनों ही जो आपकी रामसर साइट्स है ये आपके कहाँ पे है, राजस्थान में है। और इसके इंक्लूजन से भारत में टोटल रामसर साइट कितनी हो गई है, टोटल हो गई है आपकी 91, जो कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है, ठीक है। रामसर की हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया। रामसर जो है ईरान का एक शहर है। 1971 में यहाँ पे आपका सम्मेलन हुआ था, जिसके तहत ये जो आर्द्र भूमियां हैं, ये जो आपकी वेटलैंड्स है, इनको बचाने के लिए जो है काम किया जाता है, इनके संरक्षण के लिए काम किया जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंट की न्यूज़ है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, ये आपका केंद्रीय शिक्षा मंत्री, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर अभी वर्तमान में हमारे मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया गया। आपको पूछा जाएगा कि ये एक पेड़ मां के नाम किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया है और किस चीज से रिलेटेड है। तो ये जो है आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये आपका एक एनवायरमेंटल कैंपेन है और इसे जो है भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसी के साथ में उन्होंने एक पेड़ मां के नाम 2.0 पर विशेष मॉड्यूल भी लॉन्च किए। इनमें मिशन लाइफ वेब पोर्टल के लिए इको क्लब फॉर मिशन लाइफ वेब पोर्टल और एक पेड़ मां के नाम के लिए एक माइक्रो साइट है, ठीक है। तो माइक्रो साइट जो है आपका वो भी इसमें एक लॉन्च की गई है मिशन लाइफ के लिए, और मिशन लाइफ के लिए आपको एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है आपकी दो चीजें लॉन्च हुई हैं। एक तो आपका नया प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, जो कि धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शुरू किया गया है। इसका नाम है एक पेड़ मां के नाम, ठीक है। तो बच्चे इसे थोड़ा सा याद रखना। बाकी ये जो आपका मिशन लाइफ है, मिशन लाइफ भी आपका क्या है, ये भी एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है और इससे शुरू किया गया है, इसको प्रपोज किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। तो ये जो मिशन लाइफ है ना, बेसिकली इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। मिशन लाइफ का मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी में जो एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, वो बहुत ही सस्टेनेबल होनी चाहिए। मतलब कि जितनी आपको जरूरत है उतना ही नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, उससे ज्यादा उसको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो एक सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल अगर आप अपना रहे हैं तो वही जो लाइफ स्टाइल है उसे अपनाने के लिए ही आपको एक तरीके से आपको उत्साहित करता है, आपको जो है इसी चीज को प्रमोट करने के लिए मिशन लाइफ चलाया गया था। तो मिशन लाइफ के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है, इसके लिए आपके एक माइक्रो साइट भी लॉन्च की है, और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक पेड़ मां के नाम 2.0 ये अभियान भी आपका शुरू किया गया है 2025 के आपके एनवायरनमेंट डे के दिन, ठीक है। अगली न्यूज बच्चे आपका स्टेट है। जब मैं स्टेट कहती हूँ तो स्टेट में दोनों ही चीजें आती हैं, राज्य भी आता है और आपका यूनियन टेरिटरी भी आ जाता है। तो किसी राज्य की अगर खबर है तभी मैं आपको यहीं पे बताती हूँ इसी वाले सेक्शन में। अगर किसी यूनियन टेरिटरी की खबर है वो भी आपको यहीं पे बताई जाती है। तो ये एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, 2019 में बना है। इससे रिलेटेड आपकी खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के लिए कुल सीटों में 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम 1997 को संशोधित
संशोधित करने के लिए, इसको अमेंड करने के लिए एक अधियाचन एक जो है आपका एक तरीके से प्रख्यापित किया है, या फिर इसे कह सकते हैं कि एक तरीके से इन्होंने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना कि इसमें संशोधन किया जाएगा और जो आपकी महिलाओं की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, टोटल सीटों का 1/3 हो जाएगा। तो एक तरीके से महिलाओं का जो आरक्षण है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। उसके अलावा इस संशोधन को करने के बाद में सिर्फ ये नहीं कि महिलाओं की सीटों पर असर पड़ेगा, दो और चीज यहाँ पे बदलेंगी। सबसे पहले है लेह और कारगिल की लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों में रोटेशन के माध्यम से महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। और दूसरा बच्चा आपका है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है, ताकि लद्दाख में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण को छोड़ करके 85% आरक्षण लागू किया जा सके। ठीक है, तो दो बच्चे यहाँ पे आपके इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं, उन दोनों के लिए जो है आपका अध्यादेश जारी किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, और दोनों में जो नियमों में संशोधन हो रहा है ना, तो दोनों के नियम अलग हैं। जैसे कि जम्मू और कश्मीर है आरक्षण अधिनियम, ठीक है, इसमें आपका बदलाव किया जाएगा। और जो आपका महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए जो फैसिलिटी है, इसके लिए जो है आपका ये लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम है 1997 का, इसमें जो है आपका संशोधन किया जाएगा। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि हाल ही में कहां पे जो है आपका इस तरीके से टोटल सीटों में 1/3 सीटें जो है आरक्षित की गई है महिलाओं के लिए, तो आपको याद रखना है लद्दाख में की गई है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका जो EWS का आरक्षण है वो भी आपको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसको भी जो है आपका अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहाँ पे लागू किया जा रहा है। ठीक है, ये बच्चे याद रखिएगा। उसके अलावा लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती विनियम ये भी है, इसको भी जो है आपका अधिसूचित किया गया है। इसके तहत क्या किया गया है कि इसमें नौकरियों के लिए अधिवास की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में दी गई है जिसने कि 15 वर्षों तक केंद्र शासित प्रदेश में निवास किया हो, 7 वर्षों तक अध्ययन किया हो और लद्दाख में कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको, जैसे आप अपने स्टेट में भी रहते हैं तो आपके पास में एक अधिवास प्रमाण पत्र होगा जो कि ये दिखाता है कि आप इसी राज्य के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसी राज्य का व्यक्ति होने के लिए जो अधिवास प्रमाण पत्र है उसके लिए लद्दाख के लिए भी जो है डेफिनेशन क्रिएट की गई है। और वो डेफिनेशन ये कहते हैं कि अगर आप 15 साल से लद्दाख में रह रहे हैं या फिर आपने जो है यहाँ पे 7 सालों तक पढ़ा है और आपकी जो 10वीं है या फिर आपकी जो 12वीं है वो लद्दाख से ही हुई है, तब जो है आपको आदिवास प्रमाण पत्र यहाँ का दिया जाएगा। और जब आप लद्दाख के होंगे तो वैसी बात, अगर आपके पास में आदिवास प्रमाण पत्र होगा तो लद्दाख में जो भी वैकेंसीज आएंगे स्टेट गवर्नमेंट UTs के अंतर्गत वो जो है आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये नौकरियों के लिए भी बच्चे आपका संशोधन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें आपके बेसिकली 3 रेगुलेशंस है जो कि आपके थोड़ा से चेंज किए गए हैं, और उसको चेंज करने के लिए आपका क्या किया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अध्यादेश जारी किए गए हैं। जब बच्चे ऐसा होता है ना, कभी आप देखें तो अगर संसद की कार्यवाही नहीं चल रही है और कोई चीज है जिसको कि इंप्लीमेंट करना जरूरी है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपने तरफ से उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। आर्टिकल 1, 2, 3 में जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति आती है, वो शक्ति का इस्तेमाल करती हैं और किसी भी नियम को बना देती हैं। हालांकि क्या होगा, जब आपका अभी सत्र आएगा तो मानसून सत्र स्टार्ट होगा, मानसून सत्र में ये चीजें जो है आपकी संसद में रखी जाएंगी और इन पर चर्चा होगी। उसके बाद में जो है इसे फिर से कानून बनाने की जो प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ेगा और कानून बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है इसे अगर इंप्लीमेंट करना है तो राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से इसे इंप्लीमेंट कर सकती है। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रपति की क्या होती है, शक्तियां होती हैं। अच्छा, अगली जो न्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है बच्चे। आप एक चीज का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, वो है आपकी जनगणना। तो जनगणना को लेकर के भारत सरकार के द्वारा डिक्लेरेशन आ गई है कि 2027 में जनगणना की घोषणा कर दी गई है। 16 साल बाद, 2011 में हुई थी, अभी 2025 चल रहा है, तो 2027 में आपका कंप्लीशन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे हमारे देश में जो है 10-10 साल में आपका सेंसस आता था, लेकिन 2021 में इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि कोविड आ गया। ठीक है, उसके बाद में जो है आपका कुछ ना कुछ डिले जो है किसी वजह से रहा, और अब जो है फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि 2027 में जनगणना के अगले आंकड़े आपके सामने होंगे। नहीं तो कब से हम 2011 के ही आंकड़े पढ़ रहे हैं, हर एग्जाम में वही पूछे जा रहे हैं, हालांकि वो बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं, है ना। तो ये बच्चे याद रखिएगा, 2027 में जनगणना की घोषणा कर दी है। जाति जनगणना के साथ 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। अधिकांश क्षेत्रों के लिए जो संदर्भ तिथि है, जो रेफरेंस डेट है, वो 1 मार्च 2027 की है। ठीक है, इस दिन होगी। जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इसके बर्फीलो क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी। ठीक है, तो सबके लिए जो है आपका अलग अलग रखा गया है। यह बच्चे आपका 1 मार्च 2027 रेस्ट ऑफ इंडिया, और कुछ जो है आपकी जो हिली एरिया है जहाँ पे आपके स्नो पड़ती है, जहाँ पे
बर्फ पड़ती है उनके लिए जो है आपका रेफरेंस डेट है 1 अक्टूबर 2026। ठीक है, याद रखना। यह दशकीय जनगणना प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे कि 2021 में कोविड-19 के कारण हमें बंद करना पड़ा था, ये प्रोसेस हमें बीच में रोकना पड़ा था। ठीक है, तो वो चीज जो है दोबारा से पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। अगर भारत की जनगणना की बात करें तो भारत की जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के प्रावधानों के तहत की जाती है। ठीक है, तो दो यहाँ पे रूल्स आपके इंप्लीमेंट होते हैं, एक आपका 1948 का एक्ट है और एक आपका नियम है, रूल है 1990 का। ठीक है, तो दो चीजें जो है आपकी यहाँ पे इंप्लीमेंट होती हैं। अगला बच्चे थोड़ा सा कुछ और आंकड़े मैं आपको बताऊंगी जो आपको याद रखनी है। स्टैटिक एंड लीगल फैक्ट के लिए आपको याद रखना है, जो लीगल बेसिस है ये आपका सेंसस एक्ट है 1948 का, और नोटिफिकेशन डेट जो है इसकी ये 16 जून 2025 को अभी नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसके बाद 2011 के सेंसस की कुछ बातें मैं आपको बताती हूँ। 2011 हाउस लिस्टिंग ये आपका जो है 2010 में स्टार्ट हो गया था। बेसिकली जो आपकी जनगणना की प्रोसेस स्टार्ट होती है ना, 2010 में आपका स्टार्ट हो गया था, और बाद में जो आपकी फाइनल काउंटिंग मतलब सबमिट हुई थी वो आपके फरवरी 2011 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो है 2021 का तो आपको पता ही है, इसमें जो है आपका पोस्टपोन हो गई थी। ठीक है, पहले 2020 के लिए जो है आपका प्लान किया गया था, 2021 में जो है इसके पूरे आंकड़े आने थे लेकिन नहीं हो पाया कोविड के कारण। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा हिस्ट्री भी याद रखिएगा, 2021 में होनी थी, अभी जो है 2027 में हो जाएगी। हालांकि 2027 में होगी, हमें फाइनल डेटा मिल जाएगा। 2026 से जो है आपकी पहला चरण जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। और ये जो बच्चे जो 2027 में जो आपकी जनगणना होगी ना, ये आपकी जातिगत जनगणना भी होगी। ठीक है, मतलब कि कास्ट का सेंसस भी होगा। ठीक है, इससे पहले भी हुआ था अंग्रेजों के टाइम पे 1931 में जो है कास्ट सेंसस हुआ था, लेकिन अब जो है आपका दोबारा से स्वतंत्र भारत में पहली कास्ट सेंसस होगी 2027 वाली। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है अवार्ड से रिलेटेड है। अभी कुछ पुरस्कार दिए गए हैं वॉशिंगटन डीसी में। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, ये एक समिट का नाम है, सम्मेलन का नाम है। इसका आयोजन किया गया वॉशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में। यहाँ पे बच्चे लीडरशिप समिट 2025 नाम से जो है आपका समिट होता है, और यहाँ पे वैश्विक व्यापार नेताओं को 2025 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अब ये जो पुरस्कार मिला है किसी एक व्यक्ति को नहीं मिला है, यहाँ पे जो है एक से ज्यादा विजेता है। हमें किस किस का नाम याद रखना है, देखना बच्चे। इस बार की जो विजेता प्राप्त करता है उसमें आपका एक तो है कुमार मंगलम बिड़ला, चेयरमैन है आदित्य बिड़ला ग्रुप के, आप सभी को नाम पता होगा। एक है आपके अरविंद कृष्णा, चेयरमैन है अध्यक्ष सीईओ आईबीएम के। ठीक है, तिशियाकी हिगाहिसा ये कार्यकारी चेयरमैन है हिताची कंपनी का भी नाम आपने सुना होगा। तो इन 3 लीडर्स को जो है आपका ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ है ये भी पूछा जा सकता है, तो वॉशिंगटन डीसी यहाँ पे ये सम्मेलन हुआ है, और यहाँ पे जो है पुरस्कृत किया गया है इन रिनाउंड पर्सन को। ठीक है, ये बच्चे आपको याद रखना है। अगली न्यूज़ पढ़िए, ये आपकी इंटरनेशनल न्यूज़ है, इजराइल से आ रही है। इजराइल ने क्या किया है, इजराइल ने कुछ ऐसा किया है जो पहली बार किसी कंट्री ने किया है। इजराइल ने अपने दुश्मन के ड्रोन को लेजर हथियार से मार गिराने वाला पहला देश बन गया है, और इजराइल को यह अभूतपूर्व सफलता गाजा में जारी संघर्ष के दौरान मिली है। आप सभी को पता है इजराइल जो है अभी इन वॉर है ना, मतलब कि चल रहा है इनका जो है आपका युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन के साथ में। हमास ग्रुप है, इधर आपका इजराइल है, दोनों के बीच में आपका चल रहा है ना, युद्ध चल रहा है। तो युद्ध के दौरान जो है इस तरीके की शेलिंग, इस तरीके से जो है आपका ड्रोन के हमले ये देखने को आपको मिलता है, जैसे अभी आपने भारत पाकिस्तान के बीच में देखे होंगे। तो इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है कि दुश्मन का अगर ड्रोन आएगा तो इनका लेजर बीम जाएगी और वो दुश्मन के ड्रोन को जो है खत्म कर देगी। और ये बच्चे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट है ये इन वॉर जो है करके दिखाया है। ठीक है, तो इनका जो एक्सपेरिमेंट, इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो सक्सेसफुल हो गई है, और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया है, ड्रोन को लेजर से मार गिराया है। समझ रहे हैं ना टेक्नोलॉजी किस बारे में बात हो रही है, ड्रोन को लेजर से मार गिराया है। ठीक है, ये जो आपके बच्चे वायुसेना की एरियल डिफेंस एरे ने लेजर आधारित वायु रक्षा प्रणाली के प्रोटोटाइप का उपयोग करके आधुनिक युद्ध टेक्नोलॉजी में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो अब जो है आपका इस तरीके के जो वेपन्स है, इस तरीके के जो सिक्योरिटी सिस्टम भी कह सकते हैं, वो जो है आपके बन गए हैं। ठीक है, एक तरीके से जो है आपका ये आयरन बीम, इन्होंने इसको नाम दिया है आयरन बीम है। ठीक है, आयरन डोम तो आपको पता है, नाम आप लोगों ने इसका सुना होगा है ना। इनकी जो है आपकी सुरक्षा प्रणाली है, उसी का जो है एक एडवांस्ड वर्जन कह सकते हैं कि हम जो है सिर्फ पहले क्या होता था बच्चे कि ड्रोन को रोकने के लिए जो है आपका जो भी हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है वो जो है ड्रोन को रोकने के लिए मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है ना। अगर दूसरे देश की ड्रोन आ रही है, दूसरे देश के अगर कोई आपका मिसाइल आ रहा है तो उसको रोकने के लिए जो है आपका यहाँ से मिसाइल दागी जाएगी और वो जो है आपका हवा में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी जो है यहाँ से मिसाइल दागने की जरूरत नहीं है, यहाँ से जाएगा आपका लेजर बीम।
और वो लेजर बीम जो है आपका टारगेट करेगा दुश्मन के ड्रोन को या फिर दुश्मन के मिसाइल्स को और उसको वही हवा पे खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है डेवलप की है आपका इजराइल ने। यहाँ पे देखिए आप बड़े अच्छे से तरीके से दिखाया हुआ है, ये आपका कोई ड्रोन था, ठीक है, और ये आपका लेजर बीम में बचे है। ठीक है, ये कोई मिसाइल नहीं है, ये आपका लेजर बीम है। ठीक है, लेजर बीम जाती है, टारगेट करती है ड्रोन को और ड्रोन जो है आपका हवा में ही स्वाहा हो जाता है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाला दुनिया का पहला देश है। इजराइल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कहाँ पे है ये लोकेटेड। तो ये आपका एक एशियन कंट्री है, एशियाई देश है। अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये बच्चे आपका यहाँ पे है, ये देखिए आपका इजराइल इतना है। ठीक है, इसके पड़ोस में देखिए ऊपर की तरफ लेबनान है, इधर आपका सीरिया है, इधर आपका पूरा का पूरा जो इसका पूरा हिस्सा है ये जॉर्डन के साथ में बाउंड्री बनाता है। दक्षिण में जो है आपका इजिप्ट है। ठीक है, तो ये जो है बच्चे इसके क्या है पड़ोसी देश है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो कैपिटल है, राजधानी है, यरूशलेम में है। मुद्रा जो है इजरायली शेकिल है। ठीक है, नाम याद रखना इनका, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, इन्हीं का नाम आपको याद रखना है। राष्ट्रपति का नाम भी याद रखें। संसद का नाम जो है नेसेट है। आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे आपकी हिब्रू है। ठीक है, और इसके पड़ोसी देशों को बच्चे याद रखना। ठीक है, इसी में देखिए आप ये जो है आपका ये है, इसका जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये आपका गाजा स्ट्रिप है, इसी को जो है फिलिस्तीन भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका वेस्ट बैंक है, इसी को जो आपका फिलिस्तीन भी कहा जाता है। हालांकि इजराइल तो उसे अपना ही हिस्सा कहता है। बहुत कम कंट्रीज है जो कि फिलिस्तीन को एक अलग सा नेशन मानते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज नहीं भी मानते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आपका फिलिस्तीन है, ये आपका गाजा है, जहाँ पर कि हमास ग्रुप जो है उसका एक तरीके से रूल चलता है। और यहाँ पे जो है आपका गाजा में जो हमास ग्रुप है, आतंकी ग्रुप है, और जो आपका इजराइल है, इन दोनों के बीच में आपका चल रहा है संघर्ष। ठीक है, उसी संघर्ष के दौरान इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल करके दिखाया है। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ को बहुत छोटी सी न्यूज़ है, आपको बस इतना याद रखना है। यूनाइटेड नेशन का एक अंग है जिसे कहते हैं सामाजिक परिषद, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, यह है आपका इको एसओसी। ये इको एसोसी जो आपका काउंसिल है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मेंबर के रूप में जो है इंडिया को चुना गया है। ठीक है, बस इतनी ही न्यूज़ है कि जो सुरक्षा परिषद है इसके मेंबर के रूप में इंडिया को चुना गया है। हालांकि इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे चुनी गई हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने भारत का नाम याद रखेंगे तो भारत को जो है आपका ऐसे यहाँ पे एज अ मेंबर चुना गया है। ठीक है, याद रखना बच्चे। अगली जो न्यूज़ है ये है आपकी साउथ कोरिया से, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में नए राष्ट्रपति के रूप में ली जे म्यांग को चुन लिया गया है। ली जो म्यांग की अगर बात करें तो ये जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं और 3 जून 2025 को चुनाव में लगभग 49.42% वोट प्राप्त करके जो है आपके जीत गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनकी सरकार बन गई है, डेमोक्रेटिक पार्टी जो है यहाँ पे अब रूल करेगी। ठीक है, उसके अलावा बच्चे हम दक्षिण कोरिया को अगर हम देखेंगे तो ये देखिए आपका ये नॉर्थ कोरिया है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ दक्षिण कोरिया है। एक सवाल आता है स्टैटिक जीके में कि नॉर्थ कोरिया और आपका दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया दोनों के बीच में जो लाइन है उस लाइन को क्या कहा जाता है, तो यह है आपका 38 डिग्री। ठीक है, क्या कहते हैं इस लाइन को, 38 डिग्री कहा जाता है। उसके अलावा जो दक्षिण कोरिया है इसकी जो कैपिटल है ये है आपके सियोल में। ठीक है, जो आपका नॉर्थ कोरिया है इसकी जो कैपिटल है ये आपका प्योंगयांग में है। ठीक है, तो दोनों के बीच में आपका बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया तो बिल्कुल ब्लॉक कंट्री है, उसका जो है किसी क्लोज्ड इकोनॉमी है, किसी के साथ में कोई व्यापार नहीं है, अपना अपना उनका चलता रहता है। लेकिन साउथ कोरिया जो है आपका ये काफ़ी चीज़ों में जो है इन्वॉल्व भी रहता है, बहुत सारी चीज़ों में जो आपका पार्टिसिपेंट भी इनका रहता है, तो वैसा देश नहीं जैसे कि आपका नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, तो साउथ कोरिया के बारे में याद रखना। यहाँ पे जो राष्ट्रपति बनी है बच्चे, नए राष्ट्रपति बनी है ली जे म्यांग। ठीक है, कैपिटल भी याद रखना इसकी। चलिए, तो आज की जो खबरें हैं वो यहीं पे समाप्त करेंगे और आज का जो सेशन है वो ये आपका यहीं पे समाप्त होता है। और बहुत जल्दी बच्चे आपका अभी तो करंट अफेयर आपके सेशन चल रहे हैं, अभी आरआरबी जेईई की पूरी प्रोसेस आपकी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, एसएससी जेईई भी जो है आपका आने ही वाला होगा, तो दोनों एग्जाम जो है दोनों की कंबाइंड प्रैक्टिस करेंगे। स्टैटिक जीके की क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और उसके अलावा जो है आपका करंट अफेयर आपका चलता रहेगा, साथ में आपका कल सैटरडे है तो कल आपको पूरे हफ्ते भर की जो है रिविजन क्लास मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।